कहानी की शुरुआत में हमें एक फेरी टेल्स दिखाते हुए एक कहानी दिखाई जाती है, जहां एक खूबसूरत सी लड़की की कहानी बताई जाती है जो एक घने जंगलों के बीच में रहती थी, अकेले रहती थी। इसलिए वो एक दिन बोर होकर घर से बाहर चली जाती है अपना दोस्त बनाने के लिए, ताकि वो वहां उनके साथ खेल सके, जिसके लिए वो वहां के बच्चों के लिए गिफ्ट दिए। लेकिन वो लोग उसका गिफ्ट नहीं लिए और दूर भाग गए, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि उसके ऊपर भूत की काली परछाई घूमती है। लोग उसे मॉन्स्टर कह के बुलाते थे, जिससे उस लड़की को उन पर बहुत गुस्सा आता है। जिससे अपना गुस्सा उतारने के लिए उस लड़की ने नदी से मछली निकालना मारना शुरू किया। लेकिन एक बार उस कांटे में फंसकर एक लड़का बाहर आता है, जिसका जान लड़की ने गलती से बचा लिया। तभी से लड़की के सर से मौत की परछाई दूर चली गई। लेकिन तभी से वो उसको फॉलो करने लगा, जहाँ भी वो जाती, पहाड़ हो या जंगल, दिन हो या रात, उसके साथ जाने लगा। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे? लड़की ने कहा, हाँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की एक फूल तोड़ रही थी, तभी उसके हाथ में एक बटरफ्लाई आ जाती है। लड़की उस बटरफ्लाई को मार देती है। वहाँ पर काफी सारे बटरफ्लाई देखते हैं, जिससे वहाँ लड़का डर कर भाग जाता है। उस लड़की के जाते ही उस लड़की के पास मौत की काली परछाई वापस आ जाती है। वापस आकर और वो कहती है लड़की से, हमारे पास कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, ये बात तुम याद रखना। तो वो लड़की कहती है, ठीक है माँ। ये है इस ड्रामे की मेन लीड, जिसका नाम मुनयोंग है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तभी हम देखते हैं ड्रामे के मेन लीड का नाम कांगते होता है। कांगते अपने बड़े भाई के स्कूल आता है। कांगते का बड़ा भाई स्कूल में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, जिसके लिए कांगते अपने बड़े भाई के स्कूल आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि कांगते का मेंटली स्टेबल था। इसलिए कांगते के प्रिंसिपल उसको निकाल देते हैं और उसे किसी स्पेशल स्कूल में डालने के लिए कहते हैं। कांगते अपने बड़े भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसको वहाँ से लेके चला आता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है कि वहाँ आने वाले कुछ दिनों में तितलियों की मौसम आने वाला था। तितलियों से उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा डरता था, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं अपने बड़े भाई को किसी दूसरे शहर में ले जाके शिफ्ट कर दूँ। उसका बड़ा भाई ये क्यों डरता था, इससे हमें ड्रामे में आगे पता चलेगा। कि कहा जा रहा था कि कांगते के ड्रीम में बहुत ही बुरा सपना आता था, जिससे उसका बड़ा भाई बहुत ही बुरे तरीके से डर जाता था। तो संभालने के लिए उसके भाई कांगते को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए कांगते अपने बड़े भाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। अब हम मिलते हैं ड्रामे की फीमेल लीड मुनयोंग से। मुनयोंग एक चिल्ड्रेंस बुक ऑथर थी। मुनयोंग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। तभी वहाँ उसे एक बच्ची की मॉम देख लेती है, जिससे मुनयोंग की फेरी टेल्स बुक उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इसलिए वो उसके साथ एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाती है। मुनयोंग को देख के बच्ची कहती है कि आप एकदम फेरी टेल्स प्रिंसेस की जैसी दिखती हैं। मुनयोंग कहती है बच्ची से, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक प्रिंसेस लगती हूँ? बच्ची कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तभी मम्मी मुझे प्रिंसेस कह के बुलाती है। जो सुंदर मुनयोंग बच्ची को फोटो खिंचाने के लिए बुलाती है और कहती है कि कान में कहती है कि मेरी फेरी टेल्स में सिर्फ चुड़ैल ही सुंदर होती हैं, और तुम अपने मॉम से कहना कि मैं एक सुंदर चुड़ैल हूँ और मैं सुंदर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। मुनयोंग ये बात उस बच्ची से इतने डरावने तरीका से कही थी कि बच्ची वहाँ से भाग जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ मुनयोंग का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर मुनयोंग के बुक पब्लिशिंग कंपनी का CEO भी था। मुनयोंग की बुक की वजह से उसकी कंपनी चलती थी, इसलिए वो खुद मुनयोंग का मैनेजर है। आज मुनयोंग को हॉस्पिटल में बुक रीड करने जाना था, ये बताने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुनयोंग को नुकीलो चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि नाइफ़ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो नाइफ़ वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ हम कांगते को देखते हैं, हॉस्पिटल के मेंटल एंड ट्रॉमा सेंटर में काम करता है। हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट को अपने कंट्रोल में कर लेता है, चाहे वो कितना भी वायलेंस क्यों ना करता हो। मुनयोंग को हॉस्पिटल की ओर मैनेजर लेके आ रहा था, तभी उसको कॉल आता है नामजूरी नाम की नर्स का, जो एक केयर टेकर क्लिनिक में काम करती है।
जहां मुनियोंग के डैड एडमिट थे, जिनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, जहां सर्जरी के लिए मुनियोंग के साइन की ज़रूरत थी। लेकिन इधर मुनियोंग कहती है कि मेरा डैड मेरे लिए मर चुका है। और नर्स बार बार कहती है, पर मुनियोंग कहती है अगर तुम्हें इतना ही चिंता है तो मेरे यहाँ आकर साइन करवा लेना। अब मुनियोंग के डैड वहाँ के सबसे पुराने पेशेंट थे, लेकिन मुनियोंग एक बार भी अपने डैड से मिलने के लिए नहीं आई थी। नर्स उन्हें वो बताने आई थी कि आपकी कंसर्ट फॉर्म पे साइन करने आपकी बेटी नहीं आएगी। मुनियोंग का नाम सुनते ही उसके डैड अनस्टेबल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं बच पाएगा, अगर वो आई तो सब मरेंगे। उनकी बातें सुनते ही जूडी तो घबरा जाती है। इधर हमें पता चलता है कि भी मुनियोंग का बहुत ही बड़ा फैन था। वो दिन भर उसके किताबों में ड्राइंग बनाता रहता था। कांगते उसका हाल जानने के लिए कॉल करता है। बातों ही बातों में सांगते को बता देता है कि मुनियोंग आज उसकी हॉस्पिटल पे आने वाली है, चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने के लिए। इतना सुनते ही सांगते हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगता है कि वो एक बार मुनियोंग से मिलकर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। तो कांगते समझाता है कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों के लिए है, और अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं ये तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ उसका लेके आऊँगा। इस बात पे सांगते मान जाता है। इधर बुक रीडिंग का टाइम हो गया था और इधर मुनियोंग भी तक आई नहीं थी। ऑडिटोरियम में मैनेजर ली इसलिए परेशान हो रहा था। मुनियोंग तो इधर पार्किंग एरिया में सिगरेट पी रही थी, जिसे कांगते देख लेता है और सिगरेट पीने से मना करता है कि यहाँ स्मोक करना मना है। मुनियोंग जो फूल तोड़ने में बिजी थी वो उठ जाती है और कांगते को थोड़ी देर देखती ही रह जाती है। फिर उससे पूछती है, क्या तुम डेस्टिनी को मानते हो? कांगते कहता है, तुमने क्या कहा? फिर मुनियोंग कहती है, तुमने सुना ही होगा मैंने क्या कहा। फिर उसके कॉफी में अपना सिगरेट फेंक कर कहती है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो और वो तुम्हारे सामने आ जाए, उसी को डेस्टिनी कहते हैं। ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर मुनियोंग की बुक रीडिंग इवेंट शुरू होता है, लेकिन इधर मेंटली अनस्टेबल आदमी बाहर आ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, जिसने एडमिट होने से पहले उसको मारने की कोशिश की थी। इसलिए उस आदमी को यहाँ बांध कर रखा गया था, लेकिन वो अपने रूम से निकल गया था और अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहा था कि उसकी बेटी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वो ऑडिटोरियम में बैठ के अपनी मुनियोंग की स्टोरी सुन रही थी। सारे स्टाफ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घूमते हुए देखा गया था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और बुक रीडिंग इवेंट को रोक देते हैं। सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां से ले जाने लगते हैं। मुनियोंग को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो आदमी अपने बेटी को देख लेता है और उसे उठा लेता है और पास के रूम में जाता है, लेकिन जाते ही उसे मुनियोंग ने देख लिया था, इसलिए वो भी उस रूम में चली जाती है। इससे पहले वो अपने बेटी को कुछ नुकसान पहुंचा तो मुनियोंग जाके उसके सर पे अपने बैग से मारती है। इसके बैग में वो आदमी उस चाकू को उठाने के बाद मार के दूर फेंक देता है। उस चाकू को दूर फेंकने के बाद मुनियोंग का गला पकड़ के दबाने लगता है। वो आदमी वो चाकू उठाने जाता है, तभी मुनियोंग उसे चाकू उठा के दूर फेंक देती। तभी वो आदमी मुनियोंग का गला दबाने लगता है, जिससे मुनियोंग का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि बचपन में मुनियोंग के डैड मुनियोंग का गला दबा के मारने की कोशिश की थी। तभी देखते हैं कि वो बच्ची डर के मारे बाहर निकलकर भाग रही थी। तभी वो कांगते से टकरा जाती है। कांगते आकर इस हाल में मुनियोंग को बचाता है और उसे शांत कराकर उसे बांधने लगता है। पर मुनियोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और चाकू उठाकर उसे आदमी पर अटैक करने आती है कि कांगते चाकू को अपने हाथ से रोक देता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। मुनियोंग कहती है, तुम इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। कांगते कहता है, ये एक पेशेंट है। वो कहती है, नहीं, ये एक जंगली जानवर है। ये सुनकर वो आदमी मुनियोंग को साइको बोलकर बाहर भाग जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। कांगते मुनियोंग
हाथों चाकू ले लेता है, एक रुमाल से कवर कर लेता है। मुनियोंग कहती है, चोट तुम्हें लगी है या चाकू को? कांगते उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। मुनियोंग कहती है, मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती थी, पर तुमने ओवर रिएक्ट किया और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। और उससे रुमाल लेकर चाकू फेंक देती है और रुमाल उसके चोट पर बांध देती है और बताती है, मैंने ऐसा किसी के लिए नहीं किया। कि कुछ लोग मरना डिज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ सन की अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मार देते हैं ताकि आम इंसान आराम से रह सके। और इतना कह के पूछती है, बताओ मैं इनमें से किस टाइप की हूँ? कांगते कहता है कि तुम एक सन की हो। इस पे मुनियोंग स्माइल करती है। दूसरी तरफ देखते हैं, कांगते अपने हाथों का दवा करवा रहा था और मुनियोंग के बारे में सोच रहा था। इधर मैनेजर ली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि मुनियोंग हॉस्पिटल के स्टाफ पे चाकू से अटैक कर दिया था। इसके बारे में बात फैल गई थी, इसलिए इसे डर लग रहा था अगर कांगते ने पुलिस केस कर दिया तो कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। मुनियोंग भी मिस्टर ली से कहती है कि पैसे देकर इस मामले को संभाल लो, जैसे कि तुम हमेशा से करते आए हो और पहले भी किया था। इधर कांगते को निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से क्योंकि उस पागल इंसान की जिम्मेदारी कांगते को दिया गया था। बच्चों की पेरेंट्स ने इसका कंप्लेन कर दिया था, इसलिए इसका जिम्मेदार कांगते को ठहरा कर निकाल दिया जाता है। इधर मिस्टर ली कांगते का पता लगाने इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था कि उसे पैसे देकर रोक सके। और दूसरी तरफ देखते हैं, नांजुरी मुनियोंग के एड्रेस पे पहुंच जाती है उस मुनियोंग से सर्जरी की फॉर्म पर सिग्नेचर लेने के लिए, जिससे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था। नामजूरी रूम में आती है पर मुनियोंग को देखकर थोड़ी सी डरी हुई थी। हमें यहाँ पता चलता है नांजुरी और मुनियोंग बचपन में दोस्त हुआ करते थे, पर किस वजह से इनकी दोस्ती टूट गई ये हमें आगे वाले स्टोरी में पता चलेगा। मुनियोंग कहती है, तुम्हें देखते 20 साल हो गए, काफ़ी बदल गई हो। नामजूरी डायरेक्ट काम की बात करती है, वो पेपर साइन करने के लिए कहती है। मुनियोंग कहती है, तुम सच में इतनी अच्छी हो या प्रोफेशनल हो जो सिर्फ मुझसे साइन लेने के लिए अपने डाउन से इतना दूर ट्रैवल किया। नामजूरी फिर से डैड के बारे में फिर से बताने जाती हैं। मुनियोंग कहती है, मैंने बताया तो था, वो मर चुके हैं। नामजूरी कहती है, पर तुम्हारी मॉम तो जिंदा होंगी। मुनियोंग कहती है, वो तो बहुत साल पहले ही मर चुकी हैं। मैंने तो उनकी मौत की रजिस्टर भी करा ली है। और वो पेपर पढ़ते हुए कहती है, मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, बस उनकी बॉडी ज़ॉम्बीज़ की तरह जिंदा है। मेरी मॉम फिजिकली मर चुकी हैं पर उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तुम बताओ कौन सच में मर चुका है? जूरी फिर से उसकी डैड की कंडीशन के बारे में बताती है। मुनियोंग कहती है, तुम उनकी इतना चिंता क्यों कर रही हो? लोग कहेंगे तुम ही उनकी बेटी हो। मुनियोंग कहती है, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी मॉम की बेटी बन जाती हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं इस पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। जूरी काफ़ी घबरा जाती है। मुनियोंग कहती है, मैंने तो मजाक कर रही थी। और वो पेपर पे साइन कर देती है और वो कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारे पुराने दिनों के जैसे तुम्हारे घर पर आऊँ, मैं तुम्हारे मॉम से भी मिल लूँगी। कितने साल हो गए ना तुम्हारे मॉम से मिले हुए। ये सुनकर जूरी काफ़ी घबरा जाती है। इधर कांगते अपने दोस्त जैसू को सब कुछ बताता है। मुनियोंग के बारे में सुनकर वो कहता है, क्या वो पागल है? तुम्हें चोट भी आई और तुम्हें निकाल भी दिया, तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की है? कांगते कहता है, इससे मैटर और भी बड़ा होता, हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा भी नहीं मिलता। वैसे भी तितलियों के आने का सीज़न हो गया है, हमें दूसरे शहर जाना भी था, तो इससे अच्छा ही हुआ। सांगते से उसे याद आता है, उसे मुनियोंग का ऑटोग्राफ भी लेना था, वरना सांगते बहुत ही गुस्सा होता। कांगते इंटरनेट से मुनियोंग का साइन देखकर कॉपी कर लेता है। दोनों सांगते के पास पहुंचते हैं और उसे कॉपी देते हैं।
लेकिन सांगते एक झटके में पहचान लेता है कि ये साइन नकली है। वो गुस्सा होकर चला जाता है। मैनेजर ली को कांगते का कांटेक्ट मिल गया था, इसलिए मैनेजर ली कांगते को कांटेक्ट करता है। कांगते से सॉरी करते हुए उसे अपने ऑफिस बुलाता है। कंपनसेशन देने के लिए कांगते ओके करता है, क्योंकि उसको ऑटोग्राफ चाहिए था अपने भाई के लिए। इधर मुनयोंग को कांगते का चेहरा याद आता था, क्योंकि मुनयोंग को कांगते काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, स्पेशली उसकी आँखें। इधर कांगते को भी मुनयोंग याद आ रही थी। सांगते को तितली का बुरा सपना आता है, जिससे बहुत सारे तितलियों से डरकर भाग रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। खुद को अपने टेंट के अंदर बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है, तितलियाँ मारने आ रही हैं, वो मुझे मार डालेंगी। कांगते अपने भाई को शांत कराता है, लेकिन वो जानता था कि वो सांगते को डर को भगा नहीं सकता है, इसलिए वो भी इमोशनल हो गया था। अगले दिन कांगते ली की कंपनी में जाता है। ली आया नहीं था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे वेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए कहती है। वहाँ उसे मुनयोंग की किताब मिलती है। उन्हें वो देखने लगता है। आज अचानक मुनयोंग भी कंपनी पहुँच आती है। मुनयोंग के आने के बारे में सुनते ही ऑफिस के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, ताकि उसके हाथों में कोई नाइफ, कोई नोकीली चीज़ ना लग जाए। नोकीली चीज़ों को वो छिपाने लगते हैं। मुनयोंग असिस्टेंट ली के बारे में पूछ रही है, तभी उसकी नज़र कांगते पे पड़ती है और वो उसे देखती ही रह जाती है। उसके पास आती है और बोलती है, क्या व्यू है, तुम इन कपड़ों में काफ़ी डैशिंग लग रहे हो, मगर क्या फ़ायदा, तुम भी उन दूसरों के लोगों के जैसे ही निकले। मनी लेने के लिए कितना पैसा ऑफ़र किया। वो कहता है कि अगर तुम पोलाइट बात नहीं कर सकती तो साफ बात किया करो। मुनयोंग कहती है, मैंने तुम्हें चाकू मारा था। मैनेजर ली ने तुम्हें कितना पैसा दिया अपना मुंह बंद करने के लिए। कांगते गुस्से में कहता है, लगता है तुमने ऐसा बहुत लोगों के साथ किया है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुनयोंग कहती है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कांगते कहता है, तुमसे दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसी की याद दिलाती हैं। मुनयोंग कहती है, मेरी आंखें तुमको किसकी याद दिलाती हैं। कांगते कहता है, एक हार्टलेस लड़की की। हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो हमें फेरी टेल्स की कहानी दिखाई गई थी वो इन दोनों की बचपन की ही कहानी थी। मुनयोंग ने कांगते को बचपन में डूबने से बचाया था। इस कहानी की डेस्टिनी कैसे जुड़ी हुई है, हमें इस कहानी में आगे ही पता चलेगा। मुनयोंग पूछती है, क्या तुम उस लड़की से डरते थे। कांगते कहता है, नहीं, मैं उसे पसंद करता था। जो सुनकर मुनयोंग शॉक्ड रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।